नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं। साथ ही दो खबरों पर हम अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान की नाक में दम करती बलूच आर्मी और इजराइल के नए मैप से मचे हड़कंप पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $500 मिलियन की सैन्य सहायता की घोषणा की। सैन्य मदद में मिसाइलें, गोला बारूद और F-16 लड़ाकू जेट के उपकरण शामिल। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जताया आभार। स्लोवाकिया की यूक्रेन को कड़ी चेतावनी। पीएम रॉबर्ट फिको ने कहा, अगर रूसी गैस आपूर्ति का नहीं निकला हल तो काट देंगे आपातकालीन बिजली आपूर्ति। शरणार्थी सहायता से भी हाथ खींचने की धमकी। दो साल बाद मिला संकटग्रस्त लेबनान को नया राष्ट्रपति। संसद ने सेना प्रमुख जोसेफ ऑन के नाम पर लगाई मुहर। उनका चयन हिजबुल्लाह के राजनीतिक रूप से भी कमजोर होने के संकेत। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में भड़की आग ने मचाया तांडव। कई फिल्मी हस्तियों के घर जलकर खाक। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को वॉशिंगटन डीसी के नेशनल कैथेड्रल में दी गई अंतिम विदाई। राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे मौजूद। पिछले हफ्ते हुआ था निधन। और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। पाकिस्तान को तालिबान और बलूच लिबरेशन आर्मी से कड़ी टक्कर मिल रही है। जहां एक और पाक अफगान सीमा पर तालिबान के सामने पाकिस्तानी सेना लाचार दिख रही है, तो वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के एक शहर पर कब्जा कर लिया है। यहां बीएलए ने अपनी चौकियां स्थापित करने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि शहर पर फिर नियंत्रण हासिल कर हमलावरों को खदेड़ दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सीमा पर अफगान लड़ाके तो अंदर विद्रोही बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान पर टूट पड़े हैं। पाकिस्तान को अपनी शर्तों और मनमाने ढंग से चलाने वाली सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई बेबस और लाचार नजर आ रही है। पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना को बड़ी चोट देने के बाद बुधवार को बलूचिस्तान के एक शहर को पाकिस्तान से छीन लिया। प्रांत के कुजदार जिले के जहरी तहसील पर बीएलए के करीब 80 लड़ाकों ने बुधवार को धावा बोल दिया। देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ये शहर बिखर गया। सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी जान बचाकर भाग खड़े हुए। बलूचिस्तान का ये तीसरा बड़ा शहर बताया जाता है। बीएलए के लड़ाकों ने कब्जे के बाद थाना, नगरपालिका और बैंक समेत कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया और कई कर्मियों को बंधक बना लिया। इसके बाद बीएलए के लड़ाके सड़कों पर गश्त करते और नाकेबंदी करते देखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक बलूच लड़ाकों ने स्थानीय मस्जिदों के लाउड स्पीकर से जहरी पर अपने नियंत्रण का ऐलान कर दिया। बीएलए ने स्थानीय निवासियों को सरकारी प्रतिष्ठानों से दूर रहने की चेतावनी दी। कब्जे के बाद सेना के निगरानी हेलीकॉप्टर जहरी के ऊपर उड़ान भरते हुए देखे गए, लेकिन लड़ाकों ने मुख्य बाजार, आसपास की पहाड़ियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है और सुरक्षा चौकियां स्थापित कर ली हैं। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि शहर पर फिर से नियंत्रण हासिल कर हमलावरों को खदेड़ दिया गया है, लेकिन वे 20 AK-47 राइफलें, 4000 राउंड गोला बारूद और 10 मोटरसाइकिलें अपने साथ ले गए हैं। तेज होते हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी सेना बलूचों के अपहरण पर उतर आई है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर बलूचिस्तान के बुगती जिले के 2 लोगों का अगवा करने का आरोप लगा है। द बलोच पोस्ट के मुताबिक इन्हें फ्रंटियर कोर के कर्मियों द्वारा हिरासत में रखा गया है। शनिवार को पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बीएलए के आत्मघाती हमले में 47 सैनिकों की मौत हो गई थी। हमला बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदायीन यूनिट मजीद ब्रिगेड द्वारा किया गया था।
उधर अफगानिस्तान पर हवाई हमले के बाद से तालिबान बदले की आग में जल रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीटीपी पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जे का दावा कर रही है। आर्थिक तंगी से जूझते पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से उसके ही लोग लामबंद हो गए हैं, उसे पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अरविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बात करने के लिए। फॉर्मर डेप्यूटी एनएसए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने हम यही करना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी जिस तरह से पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे थे, और अब ये जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का एक शहर है वहां पर कब्जा कर लिया, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? ये सचमुच एक बालूची जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काफी समय से लड़ रहे हैं। और ये जो हाल में कुछ घटनाएं हुई हैं, इससे पता चलता है कि बालूच लिबरेशन आर्मी उनका इस समय काफी उनका जोर बढ़ गया है उस इलाके में, और पाकिस्तानी सेना को उनसे डील करने में काफी दिक्कत आ रही है। ये जो अभी कब्जा हुआ, और ये संभव भी है कि कब्जा हुआ और शायद उनको वहां से खदेड़ दिया गया, लेकिन इसका एक सिग्नल जो है वो बहुत सीरियस है कि इंसर्जेंसी, बलूची इंसर्जेंसी बढ़ रही है और पाकिस्तानी सेना को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और इस समय जैसे हालात हैं, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया, टीटीपी जिसको कि तालिबान का समर्थन है, वो लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में और फाटा एरिया में काफी सक्रिय हैं। तो बालूचियों का और अफगानियों का भी आपस में तालमेल बढ़ रहा है। तो इसलिए पाकिस्तानी सेना के लिए काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, और आने वाले समय में ये दिक्कतें और बढ़ेंगी। अगर आप बीएलए का देखें, वो लोग इस कुछ दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, अपने न्यूज़पेपर, उनका कोई है ढाक करके, और उसमें उन्होंने बताया था कि 2024 में उन्होंने पाकिस्तानी सेनाओं के ऊपर, सेनाओं की इंस्टॉलेशंस और टुकड़ियों के ऊपर लगभग 300 से अधिक अटैक किए थे, और लगभग 545 उनका दावा है कि 545 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। और अगर आप यही हर साल वो रिपोर्ट इशू करते हैं, और अगर आप ये 2023 का देखें तो उस समय लगभग 250 के करीब अटैक उन्होंने किए थे, और उसमें से भी कोई 200-300 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। तो इन अगर आंकड़ों को आप देखें, इसमें खैर ये आंकड़े तो बीएलए ने दिए हैं जी, लेकिन ये लगता है कि पाकिस्तानी सेना के ऊपर ये लोग कामयाब होते हैं हमले करके और फिर भाग जाते हैं। तो इससे अब आगे वायलेंस जो है वहां पे, हिंसा और बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी चुप नहीं रहने वाली है। उन्होंने बालूचिस्तान में काफी अपना वो ने ऑपरेशंस बढ़ा रखे हैं, और इससे अब वायलेंस और बढ़ेगी। अरविंद जी, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि इस इलाके में अगर हम पख्तूनों की बात करें या बलूचों की बात करें, वो बार बार ये शिकायत करते हैं कि पाकिस्तानी सेना यहाँ पर आकर अत्याचार करती है, हमारे लोगों का अपहरण करती है। ये कितना बड़ा कारण है इस इलाके में जो अनरेस्ट दिखाई दे रहा? देखिए, इंसर्जेंसी, बालूची इंसर्जेंसी 1947-48 से चलती आ रही है। बालूचिस्तान और कलात का एरिया जो उस समय था, वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, ये हुआ नहीं। और बालूचिस्तान लगभग 44-45% जो पाकिस्तान का एरिया है वो बालूचिस्तान का है, और इनके यहाँ बहुत सारे गैस है और तरह के मिनरल्स हैं। और अब पिछले कुछ सालों में वहाँ चाइनीज आ गए, और चाइनीज का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट और ग्वादार में तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वगैरह आई है, और उससे बालूचियों को बहुत ही एक रोष है, क्योंकि बालूचियों को बाहर कर दिया गया है, और उसका पूरा जो बालूचिस्तान प्रोविंस के जितने भी वो हैं रिसोर्सेज, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ले जा रही है। तो बालूचिस्तानी इंसर्जेंसी पिछले 70-75 साल में
4-5 ऐसे फेजेस आए हैं जहाँ की बहुत अधिक बढ़ी है। तो एक नया फेज इस समय शुरू हुआ है और इस समय जो देखने वाली बात है कि अफगानी भी बलूचिस्तान के साथ जुड़ गए हैं, तो इसका एक बहुत गंभीर समस्या पाकिस्तान के सामने। ये जो नया वहाँ पर समीकरण बन रहा है, एक तो अफगानिस्तान में तालिबान, वहाँ पर शासन तालिबान ने संभाला हुआ है, दूसरा जो पख्तूनों को इन्होंने परेशान किया था तो पख्तून भी इनके खिलाफ खड़े हैं, बलूच इनके खिलाफ खड़े हैं, और पख्तून और बलूचों के बीच में और अफगानिस्तान तालिबान या पाकिस्तान तालिबान के बीच में बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन देखा जा रहा है। ये कितना बड़ा चुनौती, कितनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए है? ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। पाकिस्तान का आर्थिक हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत ख़राब है, और लेकिन ये है कि अगर आप इनका पिछला इतिहास देखें जी, तो पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते जाते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी वो उनकी ऑपरेशंस यहाँ बढ़ेंगी, और ये जो इनका वायलेंस और जो हिंसा है, और जो आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि उनका ऑपरेशन वहाँ बढ़ने वाला है, तो ये लगता है कि आने वाले समय में स्थिति और खराब होने वाली है। और इसका इसमें कोई एक कोई नया राजनीतिक समाधान, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट क्या पाकिस्तान की ओर से कोई इस तरह की कोशिश होती है या नहीं होती है? आपका अनुभव क्या कुछ कहता है? कुछ नहीं, वहाँ तो देखिए बलूचिस्तान इतने सालों से वहाँ लड़ रहे हैं, और उसमें बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के कई फेजेस हुए हैं, और कोई भी वहाँ पे अभी तक सेटलमेंट वगैरह नहीं हुआ। और जब से नवाब अकबर बुख्ती को मार दिया गया था, क्योंकि एक बहुत बड़े बलूची नेता थे, जी, ये मुशर्रफ के टाइम में उनको मार दिया गया था, उसके बाद तो स्थिति और भी बिगड़ी है। और जब से चाइनीज वहाँ आए हैं और एक फॉरेन एलिमेंट आया है, तो बलूचिस्तान नेशनल आर्मी और लिबरेशन आर्मी के लोग उन्होंने चाइनीज ठिकानों को भी, जो उनके प्रोजेक्ट हैं, उनके ऊपर भी हमले किए हैं, और चाइनीज भी वहां पे मारे गए। और इस समय चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी तल्खी आ गई है, क्योंकि चाइना कह रहा है पाकिस्तान को कि भाई आप हमारे को इस सुरक्षा प्रदान करें जी। लेकिन इसके और वो मुझे लगता है कि भविष्य में चाइना भी कुछ किसी प्रकार इन घटनाओं के आड़ में कुछ अपने कुछ ऐसे स्टेप ले सके, वो शायद अपना सिक्योरिटी प्रेजेंस वहाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और शायद ऐसा हो भी रहा है। ठीक है अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए, एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद।
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इजराइल ने सोशल मीडिया पर इजराइल का एक नया नक्शा क्या जारी किया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अरब देशों में तो बुरी तरह खलबली मच गई। इस नक्शे में फलस्तीनी क्षेत्रों और पड़ोसी देशों जॉर्डन, लेबनान, सीरिया के कई क्षेत्रों को इजराइल ने अपना हिस्सा बताया है। इस सब के बीच सीरिया में तुर्की समर्थित बलों और कुर्द बलों के बीच झड़प में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप के अखंड अमेरिका के सपनों के बाद नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के सपने से अरब देशों में खलबली मच गई है। जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात समेत कई अरब देशों ने इजराइल के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा की है। दरअसल बुधवार को इजराइल ने सोशल मीडिया एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया और इजराइल का एक मैप जारी किया। इस नक्शे में फलस्तीनी क्षेत्रों और पड़ोसी देशों जॉर्डन, लेबनान, सीरिया के कई क्षेत्रों को इजराइल ने अपना हिस्सा बताया है। नए नक्शे वाली इस पोस्ट में अरबी भाषा में कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि इजराइल के साम्राज्य की स्थापना 3000 साल पहले की गई थी। पहले राजा शाउल, उसके बाद डेविड और फिर सोलोमन का शासन 120 वर्षों तक चला। ये इजराइल के इतिहास में महत्वपूर्ण अवधि थी। कई अरब देशों ने इस नक्शे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे संप्रभुता का घोर उल्लंघन करार दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का घोर उल्लंघन बताया है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इस पोस्ट की निंदा करते हुए इसे फलस्तीनी राज्य की स्थापना को रोकने के लिए एक प्रचार अभियान बताया। संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस मैप की निंदा की और इसे कब्जे का विस्तार करने का एक जानबूझकर प्रयास माना है। सऊदी अरब ने भी इस मैप को खारिज कर दिया है। उधर सीरिया में तुर्की समर्थित लड़ाकों और कुर्द सेना के बीच झड़प तेज होती जा रही है। उत्तरी मंजिब क्षेत्र में चल रहे संघर्ष में 37 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में अधिकतर एसडीएफ के लड़ाके हैं। पिछले कई महीने से जारी लड़ाई में 322 लोगों की मौत हो चुकी है। एसडीएफ के नेता ने कहा है कि पूरे देश में शांति के लिए नए शासन को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस बीच सीरिया में बशर अल असद के शासन के अंत का 1 महीना पूरे होने पर विभिन्न इलाकों में जश्न मनाया गया। अरविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डेप्यूटी एनएसए रह चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अरविंद जी, इस खबर पे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कल हमने देखा कि ट्रंप ने एक मैप जारी किया जिसमें कनाडा को अमेरिका का हिस्सा दिखाया, और आज जिस तरह से ये इजराइल के अंदर मैप जारी हुआ है, इससे खलबली मच गई है, काफ़ी हड़कंप मच गया पूरे अरब देशों में। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, स्वाभाविक है कि हड़कंप मचेगा अरब देशों में, क्योंकि पिछले जब से अक्टूबर 23 से जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक तरह के कई भूकंप और कई उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। और जो पहले के समीकरण थे वो बदल गए हैं। और इस समय इजराइल ने जो उनकी सेनाओं ने काफ़ी कामयाबियां हासिल की हैं, और जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म इजराइल का हुआ है उसकी भी परवाह नहीं करते हुए उनको अभी तक गाजा में उन्होंने सीज फायर नहीं किया है। तो और इस समय हम देख रहे हैं कि सीरिया में असाद का अंत हो गया है, असाद रिजीम का, और उनके पिताजी के 50 साल जो उन्होंने किया है वो एकदम ताश के पत्ते को जड़ा रातों रात खत्म हो गया। और ईरान भी कुछ इस समय बैकफुट पे नजर आता है जी। और इजराइल ने जो गाजा में किया है, लेबनान में किया है, और सीरिया अब खत्म हो गया है, तो इजराइल और टर्की इस समय उनको एक तरह के इस पूरे माहौल में उनको एक गेनर कहा जाता है, उनको उनके लाभ मिला है। ईरान कमजोर नजर पड़ रहा है लगता है, और रशिया भी वहां से अब कमजोर हो रहा है। तो ये सारे समीकरण बदलने की वजह से ये सब स्वाभाविक है कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी, और मुझे लगता है कि भविष्य में भी ये ऐसा होने की संभावना है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इजराइल ने गाजा में अपना सैन्य अभियान वहां पर शुरू किया और उसके बाद किसी को नहीं लग रहा था, लेकिन इजराइल ने लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया,
और जब अब इजराइल की ओर से अब इस तरह के मैप आ रहे हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में क्या सीरिया में, जॉर्डन में, इन देशों में जहां इजराइल बता रहा है कि ये भी हमारे इलाके हैं, वहां भी किसी तरह का कोई सैन्य अभियान हो सकता है क्या? देखिए, कुछ सालों में लगभग गोलान हाइट को तो लगभग इन्होंने ले ही लिया है और अब सीरिया में कमजोरी है। तो और इस समय ये एक फैशन सा हो गया, जैसे आपने वो ट्रम्प का भी एक मैप बताया। तो जहां जहां कमजोरी है तो इस प्रकार की संभावनाएं हो सकते हैं कि वेस्ट बैंक में वहां भी कुछ इजरायली ऑपरेशंस हो सकती हैं और उनकी सेटलमेंट्स वहां लगातार बनती आ रही हैं पिछले कई सालों में। तो एक खतरा तो है कि इजराइल का इन इलाकों पे एक दबाव पड़ेगा। और ये जो मैप जारी किया गया है, हालांकि ये सोशल मीडिया पे आया है, लेकिन एक तरह का ये ट्रायल बलून भी माना जा सकता है कि देखिए कि इसका क्या रिएक्शन होता है। और रिएक्शन अरब देशों में स्वाभाविक रूप से काफी सख्त है, लेकिन वो इस समय कुछ करने की हालत में नहीं है। और पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो लोग ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो ऐसे में यहाँ पर एक सवाल आता है अरविंद जी, एक सवाल आता है जिसको बार बार भारत की ओर से भी ये कहा जाता है कि आप डायलॉग और डिप्लोमेसी में बिलीव कीजिए, बातचीत कीजिए, ये युद्ध का समय नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज भी जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, पीएम मोदी ने वहाँ पर ये कहा। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि जो वेस्ट एशिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कहीं आने वाले समय में आपको लगता है कि युद्ध विराम, बातचीत तो चल रही है, लेकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, देखिए, युद्ध विराम बड़े फ्रेजाइल हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं, लेबनान में भी टूट सकते हैं। और तो मिडिल ईस्ट की ये पुरानी रही है एक हिस्ट्री कि वहाँ कोई भी स्थिति ज्यादा देर तक उस प्रकार से कायम नहीं रहती। अभी तक तो देखिए कोई भी वहाँ फिलिस्तीन की प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई है वहाँ पे, और प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है। और ईरान के कमजोर पड़ने से अब हमास भी कमजोर पड़ गया है, हिजबुल्लाह भी बैकफुट पर है, तो इसका फायदा इजरायली स्वाभाविक रूप से उठाएंगे। ठीक है। तो ये स्थिति जो है वो और भी अनसर्टेन होने वाली है। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दोनों विषयों पर आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हो गया इस कार्यक्रम को ख़त्म करने का, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। बाइडेन प्रशासन के अंतिम दिनों में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $500 मिलियन की सैन्य सहायता की घोषणा की है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बताया कि इसमें वायु रक्षा मिसाइलें, F-16 लड़ाकू जेट के उपकरण शामिल हैं। जर्मनी में बोलते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और ऑस्टिन ने चेतावनी दी कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी सैन्य समर्थन की समाप्ति अधिक आक्रामकता, अराजकता और युद्ध को आमंत्रित करेगी। दरअसल ट्रंप यूक्रेन को भेजे जाने वाली सहायता में कटौती करने की धमकी दे चुके हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमले के 24 घंटे से अधिक समय बाद भी रूसी अग्निशामक वोल्गा क्षेत्र में एक हवाई अड्डे के पास एक तेल डिपो में लगी आग से अभी भी जूझ रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर जापोरिजिया में एक रूसी बम हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं और 113 लोग घायल हुए हैं। वहीं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने कहा कि यूक्रेन होते हुए रूसी गैस सप्लाई का कोई समाधान नहीं निकला तो स्लोवाकिया यूक्रेन को मदद रोकने जैसे कदम उठा सकता है। अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति भवन पर बोको हराम ने बड़ा आतंकी हमला किया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 19 हमलावरों को ढेर कर दिया। 6 हमलावर हिरासत में भी लिए गए हैं। यह हमला चीन के विदेश मंत्री वांग यी की चाड की राजधानी एंजामेना में मौजूदगी के दौरान हुआ। गोलीबारी शुरू होने से कुछ घंटे पहले वांग यी ने चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रीस डेबी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। लेबनान की संसद ने गुरुवार को सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया। ये पद 2 साल से खाली पड़ा था। सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। इससे यह भी पता चलता है कि इजरायल के साथ युद्ध के बाद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह का प्रभाव लेबनान में कम हो गया है। नए राष्ट्रपति के सामने पुनर्निर्माण के साथ ही इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच शांति समझौते को लागू करने की भी चुनौती होगी। अमेरिका के लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे भीषण जंगल की आग पूरे शहर और अमेरिकी फिल्म उद्योग के घर तक पहुंच गई है। हॉलीवुड हिल्स गुरुवार की सुबह पूरी तरह धधक उठा। पूरे कैलिफोर्निया में 1 लाख से अधिक लोगों को घरों को खाली करने का आदेश दिया है, क्योंकि तूफानी हवाएं आग को बढ़ा रही हैं और अग्निशमन कार्यों में बाधा डाल रही हैं।
मंगलवार को आग लगने के बाद कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और 5000 हेक्टेयर जमीन खाक हो चुकी है। इस बीच कैलिफोर्निया की हालत के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम का त्यागपत्र मांगा है।